हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ब्रीथ नाम की सीरीज़ की, जो 2018 में अमेजॉन प्राइम में रिलीज़ हुई है। अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आज मैं आपको इस पूरी सीरीज़ की कहानी फ्री में समझाने वाला हूँ। एक्चुअली इसका सेकेंड सीजन भी जल्द ही रिलीज़ होने वाला है जुलाई में, जिसमें अभिषेक बच्चन सर एज अ मेन लीड हमें दिखने वाले हैं। लेकिन इस सीरीज़ में मेन लीड आर माधवन सर और अमित साध सर ने निभाया है। यह एक्चुअली एक थ्रिलर सीरीज़ है जो 8 एपिसोड्स की सीरीज है, तो आप सभी इसे आराम से एक दिन में कंप्लीट जरूर कर पाओगे। सो बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कबीर नाम के एक इंस्पेक्टर से, जो बॉम्बे पुलिस के लिए काम करता था, और तब कबीर डिप्रेशन की हालत से गुजर रहा था। एक्चुअली कबीर की बेटी की 2 साल पहले डेथ हो चुकी थी एक एक्सीडेंट में, जिसका इल्ज़ाम उसने अपने सर पे डाल दिया था और वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था। एक्चुअली कबीर एक दिन मतलब 2 साल पहले अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर में जाता है, जहाँ पर वो अपनी लोडेड गन अपने कमरे में रखता है। अब उसके कमरे में उसकी बेटी सो रही थी, और तब जब वो अपने कमरे में ये गन रख के अपनी वाइफ से मिलने जाता है, तब उस गन को देखते हुए उसकी बेटी इतनी ज़्यादा एक्साइट हो जाती है कि वो उस गन को पकड़ लेती है और खुद पे शूट कर देती है, जिसकी आवाज़ कबीर को आती है। और तब कबीर जब अपने कमरे में जाता है तो वो अपनी बेटी की लाश देखता है, जिसकी वजह से कबीर इस एक्सीडेंट को कभी नहीं भूल पाता, और कबीर इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने उस दिन वो बंदूक नहीं रखी होती तो शायद आज उसकी बेटी जिंदा होती। लेकिन उसकी बेटी की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से कबीर धीरे धीरे शराब और उसी के साथ साथ पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था। अब यहाँ पर कबीर की जो वाइफ थी वो उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कबीर को नया घर लेने के लिए फोर्स करती है, लेकिन कबीर का ये कहना था कि ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है, इसी वजह से मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ना चाहता, ना ही किसी को बेचना चाहता हूँ। इसी वजह से कबीर जो था वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, और उसकी ये जिद देखकर उसकी वाइफ पीछे हट करती है, जहाँ पर वो उससे डिवोर्स की मांग करती है। इसी वजह से कबीर पूरी तरीके से डिप्रेशन से गुजर रहा था। अब यहाँ पर हम इस सीरीज के दूसरे मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम था डैनी, जो एक फुटबॉल कोच था। अब डैनी जो था वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला इंसान था, जो अपने बेटे और अपनी माँ से काफ़ी प्यार किया करता था। अब उसका जो बेटा था जॉश, उसे लंग कैंसर होने की वजह से उसके दोनों लंग्स पूरी तरीके से डिसफंक्शन हो चुके थे, और तब वो आर्टिफिशियल लंग्स के सहारे जी रहा था। एक्चुअली उसके आर्टिफिशियल लंग्स भी ज़्यादातर टाइम काम नहीं करने वाले थे, क्योंकि आर्टिफिशियल लंग्स की भी जो बैटरी थी वो जल्दी ही ख़त्म होने वाली थी, और तब जॉश को एक नए लंग्स की ज़रूरत थी, जिसके लिए डैनी डोनर का इंतज़ाम कर रहा था। लेकिन डैनी के लिए डोनर्स मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जॉश का नंबर 10 से लेके 4 में आने के लिए उसे 1 साल का वक्त लगा, और कम से कम 2 साल उसे 4th नंबर पर ही रहना पड़ा। इसी वजह से डैनी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो डॉक्टर अरुणा, जो एक्चुअली जॉश को ट्रीट कर रही थी, उसके थ्रू वो उन सारे डोनर्स की लिस्ट निकलवाता है। अब इन सारे डोनर्स की लिस्ट निकलवाने से उसे एक बात पता चलती है कि ये जितने भी डोनर्स थे ये सारे घरेलू इंसान थे, और उसी के साथ जितने भी लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज थे। इसी वजह से अगर इनमें से किसी को भी मार डाला जाए तो शायद से किसी को भी शक नहीं होगा, और अगर इनकी नेचुरल डेथ या एक्सीडेंट के थ्रू इनकी डेथ करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, और जॉश को जल्दी से जल्दी लंग्स मिलेंगे। इसी वजह से वो हर एक बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करता है, और तब उसकी पहली इंफॉर्मेशन निकलती है एक रिटायर्ड प्रोफेसर से, जहाँ पर उस रिटायर्ड प्रोफेसर के बारे में वो पूरी स्टडी करता है, उसका एड्रेस और उसी के साथ उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उन सभी के बारे में वो इंफॉर्मेशन निकालता है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि वो रिटायर्ड प्रोफेसर अपनी बेटे, अपनी बहू और अपने पोते के साथ रहा करता था। अब यहाँ पर उस रिटायर्ड प्रोफेसर के घर पर वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है, जिससे उसे ये बात साफ पता चलती है कि उस रिटायर्ड प्रोफेसर को अस्थमा का अटैक था, और उसी के साथ साथ वो अस्थमा की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और अस्थमा को वो ज़रूर यूज़ करेगा, मतलब अस्थमा को डैनी एज अ हथियार ज़रूर यूज़ करेगा उस रिटायर्ड प्रोफेसर के ऊपर। इसी वजह से वो धीरे धीरे उसके ऊपर नज़र रखना स्टार्ट करता है, जहाँ पर उसे एक बात हमेशा पता चलती है कि एक्चुअली उसके जो बेटे और बहू है वो हमेशा 11 बजे निकलते थे, 1 बजे उनके यहाँ पे पाव वाला आता था, और 2 बजे उनके यहाँ पे मेड आया करती थी। इसी वजह से अगर डैनी के पास टाइम है तो कम से कम 11 से लेके 1 बजे तक का ही टाइम है, और उस 11 से 1 बजे तक के बीच में ही उसे ये पूरा काम करना है। इसी वजह से उसने 11 बजे का टाइम चुना, जहाँ पर उसके बेटे और उसकी बहू दो, मतलब जो उस रिटायर्ड प्रोफेसर के बेटे और बहू दोनों काम के लिए निकले थे। तब डैनी उसके घर में ज़बरदस्ती घुसता है और उसको ट्रेडमिल पे भगवाता है, जिसके बाद ट्रेडमिल पे भगने की वजह से, मतलब ट्रेडमिल पे दौड़ने की वजह से उसके अंदर अस्थमा का अटैक फिर से आना शुरू होता है। लेकिन इस बार
इस बार डैनी जो था वो उसे इनहेलर देता नहीं है, जिसकी वजह से उसे बहुत गहरा अस्थमा का अटैक आता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद डैनी वहाँ से भाग निकलता है और अपने घर के अंदर जाता है, और तब अपने घर पे जाने के बाद वो वापस हॉस्पिटल में जाता है, जिस हॉस्पिटल में वो रिटायर्ड प्रोफेसर भर्ती हुआ था। और उस हॉस्पिटल में उसे ये बात पता चलती है कि वो प्रोफेसर आउट ऑफ डेंजर है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अस्थमा का अटैक आया था, जिसकी वजह से उनके लंग्स काफ़ी ज़्यादा फिट एंड फाइन है। अब यहाँ पर डैनी जो था वो ये डिसाइड करता है कि वो उसे बाद में ख़त्म करेगा, लेकिन अभी और बाकी डोनर्स के बारे में पता लगाना अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से वो उसके दूसरे डोनर के बारे में पता करवाता है, जहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि उसका जो दूसरा डोनर है वो एक्चुअली एक एम्प्लॉय था मल्टीनेशनल कंपनी का, जो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार और काफ़ी ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने वाला शख्स था। इसी वजह से उसे रूल्स को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, और तब उसकी डेथ एक्सीडेंट से करवाना एक काफ़ी ज़्यादा वैलिड पॉइंट हो सकता था। इसी वजह से वो उस एम्प्लॉय पे नज़र रखना स्टार्ट करता है, जहाँ पर उस एम्प्लॉय पे नज़र रखने से उसे ये बात तो पता चलती है कि वो हमेशा 7 बजे अपने ऑफिस को छोड़कर हेलमेट पहन के वो हमेशा अपनी वाइफ से मिलने जाता था, जो एक्चुअली उसकी होने वाली फियोंसे थी, उससे मिलने जाता था, और उसके मिलने के बाद वो अपने घर की तरफ जाता था। इसी वजह से धीरे धीरे उसका पीछा करना उसने स्टार्ट किया, और एक रात उसने उसका हेलमेट छुपा दिया, जहाँ पर उस एम्प्लॉय के पास और कोई चारा नहीं था, और तब बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। इसी वजह से वो बिना हेलमेट के वहाँ से निकल गया था, जिसके बाद डैनी ने अपनी 4 व्हीलर से उसको 4 व्हीलर से उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। जिसके बाद उसने उस हेलमेट को बाजू में ही जो एक्चुअली एक कैरियर रहता है हेलमेट का, उसके अंदर बांध दिया था, और जिसकी वजह से उस एक्सीडेंट की वजह से उस एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी थी। अब यहाँ पर उस एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद जो इस केस को हैंडल कर रहा था वो कबीर था, जहाँ पर कबीर को ये एक आम एक्सीडेंट की तरह लग रहा था। इसी वजह से इसे एज ए एक्सीडेंट प्रूफ करके वो इस केस को क्लोज करना चाहता था, पर अचानक से उसकी फियोंसे, जो उस एम्प्लॉय की फियोंसे थी, वो उससे बात करने लगती है, जहाँ पर वो कबीर को ये बताती है कि वो हमेशा रूल्स को फॉलो करता था और उसने कभी भी हेलमेट अपना पीछे नहीं छोड़ा था। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसकी किसी ने तो भी मर्डर किया है, मतलब उसका किसी ने तो भी हत्या की है, और आप सभी को उसके बारे में ज़रूर पता लगाना चाहिए। और तब कबीर इस केस को इतना सीरियसली नहीं लेता। अब यहाँ पर डैनी जो था वो अपने तीसरे विक्टिम की तलाश में जाता है, जहाँ पर उसका जो तीसरा विक्टिम थी वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह में काम किया करती थी, और वो जस्ट नई बॉम्बे में आई थी। अब यहाँ पर उस एक्ट्रेस का वो धीरे धीरे पीछा करना स्टार्ट करता है, जिसके बाद उस एक्ट्रेस के थ्रू से ये पता चलता है कि वो अकेले ही अपने घर में रहती है। इसी वजह से वो जिस शॉर्ट फिल्म में काम कर रही थी, मतलब जिस शॉर्ट फिल्म के लिए वो ऑडिशन दे रही थी, उस शॉर्ट फिल्म में उसकी एंट्री हो चुकी थी, और तब डायरेक्टर्स ने उसे स्क्रिप्ट देने के लिए एक टाइम डिसाइड किया था, और तब उन्होंने ये कहा था कि मैं कौन से तो भी रात को तुम्हारे पास आके अपने असिस्टेंट के थ्रू तुम्हें स्क्रिप्ट दूंगा। जिसके बाद डैनी को ये बात पता चलती है, और डैनी उस डायरेक्टर का फ़ोन चुरा कर उस लड़की को मैसेज करता है, मतलब उस स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को मैसेज करता है कि मेरा असिस्टेंट रेडी है और वो आज रात ही तुम्हारे पास एक हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर डैनी जो था वो उसके लिए स्क्रिप्ट लेकर आता है, जहाँ पर वो स्क्रिप्ट में ये लिखा था कि उसे एक सुसाइड अटेम्प्ट करनी है, जिसकी वजह से उसकी डेथ तो नहीं होगी, बस ये एक्टिंग लेसन्स था, जिसकी वजह से वो ऑडिशन अपने डायरेक्टर को सेंड कर सके। और तब उसे एक सुसाइड नोट, मतलब इस सुसाइड अटेम्प्ट से पहले उसे एक फेक सुसाइड नोट लिखनी थी या फिर उसे शूट करना था, जिसकी वजह से वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस डैनी की बात पे विश्वास कर लेती है और उसके लिए एक सुसाइड नोट रिकॉर्ड करती है और खुद को प्लास्टिक के अंदर अपना गला घोट लेती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और तब डैनी वहाँ से चुपके से निकल जाता है, जिसके बाद कबीर को थोड़ा सा शक होता है कि आखिर ये सारी हत्याएं कर कौन रहा है, क्योंकि इतने सारे सुसाइड और इतने सारे कोइंसिडेंस हो नहीं सकते। इसी वजह से वो इन सारे केसेस को सीरियसली स्टडी करने का डिसाइड करता है, और तब उसे एक बात पता चलती है कि इन सारे केसेस का जो ताल्लुकात था वो सब डोनर्स थे जो एक्चुअली लंग्स को डोनेट करने वाले थे, और इन सारे के लंग्स जो डोनेशन के लिए रखे गए थे, इन सारे लंग्स के डोनेटर्स की, मतलब जो डोनर्स थे, उन्हीं की डेथ हो रही है। इसी वजह से वो डॉक्टर्स जिस हॉस्पिटल में उन्होंने डोनेशन फॉर्म्स भरे थे, उसी हॉस्पिटल से उन्होंने सारे डोनर्स के नाम निकलवाए थे, और तब उन्हें उनका चौथा शिकार, जो एक्चुअली जो सीरियल किलर इन सभी डोनर्स को खत्म कर रहा था, उसको उसका चौथा शिकार भी मिल चुका था, जो एक्चुअली और कोई नहीं बल्कि नायर था। नायर नाम का एक बिजनेसमैन था जो हमेशा पार्टीज वगैरह में ज़्यादा फोकस
फोकस किया करता था। अब यहाँ पर डैनी जो था वो उस रिटायर्ड प्रोफेसर के हॉस्पिटल बेड में जाता है, जिसके बाद वो उसका वेंटिलेटर ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन की हालत पूरी तरीके से बेकार हो जाती है और उसका ब्रेन डेड हो जाता है। लेकिन तभी भी वो वापस वेंटिलेटर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर इस बात की खबर अरुणा को पता चलती है। अब अरुणा जो थी वो भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मतलब धीरे धीरे जॉश का जो नंबर था वो अब और भी ज़्यादा ऊपर आने लगा है। मतलब पहले वो फोर्थ नंबर पे था, पर अचानक से अब वो सेकंड नंबर पे आ चुका था। इसी वजह से उसे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और तब वो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर इसके बारे में वो पुलिस ऑफिसर कबीर को बताती है, जिसके बाद ये बात डैनी को पता चलती है और डैनी जो था वो अरुणा को मार डालता है, जिसके बाद अरुणा की लाश को वो गाड़ देता है। और तब कबीर को ऐसा शक होता है कि ये सारा जिसने भी सब कुछ किया है ये सब डैनी ने ही किया है। लेकिन डैनी जो था वो काफ़ी ज़्यादा होशियार था, इसी वजह से वो कबीर के जितने भी लोग डैनी का पीछा कर रहे थे, मतलब डैनी के ऊपर प्राइम सस्पेक्ट होने की वजह से कबीर जो था उसने डैनी के ऊपर अपने लोग लगा दिए थे। और तब डैनी जो था उसने पूरी तरीके से अपनी होशियारी यूज़ कर एक ब्लाइंड स्कूल में, जो एक्चुअली स्पेशल स्कूल्स रहती है, उसमें अपना योगदान दिया था। और तब वो उनके प्रोग्राम में गया था जहाँ पर वो उन्हें फुटबॉल ट्रेनिंग दे सके। और इस प्रोग्राम के पूरे टाइम के वक्त उसके ऊपर, मतलब डैनी के ऊपर पूरी तरीके से पुलिस ऑफिसर्स लगे पड़े थे, मतलब जो उसके बारे में पढ़ रहे थे या फिर उसकी जासूसी कर रहे थे। और ये बात जब डैनी को पता चलती है, तब डैनी उस फंक्शन को बीच में ही छोड़कर, मतलब वहाँ की भीड़ को बीच में ही छोड़कर वो हॉस्पिटल में जाता है, मतलब उस जगह पे जाता है जहाँ पर नायर हमेशा विजिट करता था उस क्लब में। और तब उस क्लब में जाने के बाद वो नायर को पटक के मारता है, जिसकी वजह से नायर की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर नायर की डेथ के बाद डैनी जो था वो वापस अपने उस फंक्शन में आ गया था, जिसके बाद नायर की डेथ की खबर कबीर को पता चलती है। और तब कबीर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर डैनी ने ये सब मैनेज कैसे किया। लेकिन उसके ऊपर मतलब उसे ऐसा लगता है कि ये सब डैनी नहीं कर सकता, क्योंकि डैनी इतने कम टाइम में ये सब कैसे मैनेज कर पाया। लेकिन ये सब डैनी ही कर रहा था, इसी वजह से वो डैनी के ऊपर और थोड़ी नज़र रखता है और उसे ऐसा डोनर्स की जो लिस्ट थी उनके ऊपर भी वो नज़र रखता है। और तब डोनर्स की लिस्ट में उसे एक और नाम दिखता है जो एक्चुअली उसकी वाइफ का था। अब यहाँ पर उसकी वाइफ का नाम पता चलने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इसी वजह से कबीर अपनी वाइफ को वार्निंग देता है कि जो सीरियल किलर है वो तुम्हें भी मारने आएगा, इसी वजह से तुम भी जल्दी से जल्दी बच जाओ। लेकिन जो उसकी वाइफ थी, यानी कबीर की जो वाइफ थी, वो इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेती है और तब वो अपने काम के लिए निकलती है, जिसके बाद डैनी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर डैनी जो था वो उसे मारने की ही फिराक में था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि तब तक वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन आ जाती है जो कबीर की वाइफ रिया की जान बचा लेती है। जिसके बाद कबीर की वाइफ रिया जो थी वो उस स्पॉट से चली जाती है, जिसके बाद डैनी जो था वो वापस एक प्लान बनाता है उसकी वाइफ यानी कबीर की वाइफ को ख़त्म करने का। इसी वजह से वो इस प्लान के अनुसार इस पूरे प्लान को वो अंजाम देने वाला था। और तब अचानक से इस पूरे प्लान को अंजाम देने के बाद, मतलब इस पूरे प्लान के अंजाम देने के लिए वो तैयारी कर रहा था, जिसकी ये तैयारी उसकी मॉम यानी कबीर की माँ देख लेती है। और तब कबीर की माँ कबीर से पूछती है, जिसके बाद कबीर का ये कहना था कि एक आखिरी केस है, जिसके बाद मैं हमेशा के लिए जॉश को लेके हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँगा, जॉश और आपको लेके हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँगा और वहाँ पर हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। एक्चुअली जल्द ही डैनी जो था वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था अपनी फुटबॉल कोचिंग को अंजाम देने की वजह से। इसी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जॉश के पूरे लंग्स का इंतजाम करना चाहता था। अब यहाँ पर डैनी जो था उसने रिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दी थी और वो एक दिन रिया को ख़त्म करने के लिए आता है, जिसके बाद वो रिया को ख़त्म करने ही वाला था कि तब तक वहाँ पे कबीर आ जाता है। अब यहाँ पर कबीर जो था उसने डैनी को अरेस्ट कर लिया था और तब डैनी से उसने ये कहा था कि उसने अपने आदमियों को डैनी के पीछे लगाया था। और तब डैनी के थ्रू उसे ये पता चला कि एक्चुअली ये जितने भी हादसों के पीछे है ये सब डैनी ही करवा रहा था। और इसी वजह से उसने डैनी का पीछा करवाया था। जहाँ पर डैनी जिस लोकेशन में जाता था उस लोकेशन में उनके पुलिस ऑफिसर यानी कबीर के पुलिस ऑफिसर आया करते थे। इसी वजह से उन्हें रिया का बलिदान देना ही पड़ा, क्योंकि अगर रिया के थ्रू वो डैनी तक नहीं पहुंच पाते तो शायद से डैनी रिया को भी खत्म कर देता था। इसी वजह से उसने रिया को दाव पे लगा कर डैनी को पकड़ लिया। अब यहाँ पर डैनी अरेस्टमेंट में था और तब डैनी जो था उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे हुए थे और अगर उस
रिटायर्ड प्रोफेसर की डेथ हो गई तो शायद से डैनी को उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती थी। इसी वजह से डैनी जो था वो कबीर को मॉक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो कबीर से ये कहता है कि तुम अपनी बेटी की तो जान बचा नहीं पाए, तुम एक कैसे फादर हो, मतलब तुम एक अच्छे फादर नहीं बन सकते क्योंकि तुम अपनी बेटी तक को नहीं बचा पाए। जिसकी वजह से कबीर इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि वो डैनी को शूट कर देता है। अब यहाँ पर डैनी को शूट करने के बाद जब डैनी मौत के करीब था तब डैनी कबीर से ये कहता है कि मेरे बेटे जॉश को बचा लेना क्योंकि तुम ही उसे बचा सकते हो। अब यहाँ पर कबीर जो था वो जॉश के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालता है और तब जो रिटायर्ड प्रोफेसर था उसकी डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद उस रिटायर्ड प्रोफेसर की डेथ के बाद जो उसके लंग्स थे वो पूरी तरीके से अब जॉश को लगने वाले थे। जहाँ पर उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स थी, मतलब जो एक्चुअली पोस्टमार्टम होने वाली थी उस रिटायर्ड प्रोफेसर की लाश की, उस पोस्टमार्टम को कबीर ने खुद रुकवाया और उसके लंग्स को पूरी तरीके से जॉश को सौंप दिया था। जिसके बाद जॉश के पास अब नए लंग्स आ चुके थे और वो वापस अपने खेल खेलना शुरू कर चुका था। जिसके बाद कबीर ने जॉश को अडॉप्ट कर लिया था और अपनी वाइफ के साथ वो वापस खुशी खुशी रहने लगा था। और तब उसे एक बात पता चली थी कि अगर ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए पर पॉजिटिविटी हमेशा रखनी चाहिए। इसी वजह से उसने जॉश को अडॉप्ट किया था और इसी वक्त ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। यह एक्चुअली पूरी तरीके से एक कंप्लीट इमोशनल सीरीज़ थी और उसी तरह इसमें काफ़ी सारे थ्रिलिंग पॉइंट्स भी थे जो शायद से काफ़ी यूनिक थे। और ये एक्चुअली एक शॉर्ट स्टोरी है। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देखना चाहते हो तो आप इसे अमेजॉन प्राइम में ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। अमेजॉन प्राइम में इससे भी लंबी सीरीज़ होगी, लेकिन ये उसकी एक शॉर्ट सी स्टोरी थी जो आप सभी को अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।